हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। तो मार्च का महीना बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करना है। जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर नहीं किए हैं वो आज से स्टार्ट कर सकते हैं और सारे के सारे करंट अफेयर को बिल्कुल लास्ट तक देखो, ताकि आपको हर न्यूज जो है वो समझ आ सके, हर न्यूज जो है वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं 1 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना मत भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसको पहला वुमेन चेयरपर्सन बनाया गया है सेबी का। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन, और वो पहली महिला है जिनको इसका चेयरमैन बनाया गया, और वो पहली महिला का नाम है मधाबी पुरी। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप यहाँ पे मधाबी का चेहरा देख सकते हैं, इसको इससे आपको न्यूज जो है वो लंबे समय तक याद रहेगी। और फर्स्ट वुमेन चीफ है ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और फर्स्ट वुमेन तो है ही है, लेकिन ये ऐसी भी पहली पर्सन है जो कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं और सेबी की हेड लगाई गई। अदरवाइज कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ही बंदा जो है वो लगाया जाता था। और ये पहली नॉन आईएएस ऑफिसर हैं जो सेबी की चेयरमैन लगाई गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले सारे के सारे आईएएस ऑफिसर थे। और ऐसे नंबर वाइज ये 10th चेयरमैन है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो थे चेयरमैन वो अजय त्यागी थे, और इनके 5 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इनको 2017 में अपॉइंट किया गया था। और लास्ट डे मतलब 28 फरवरी 2022 को इनके 5 साल जो है वो पूरे हो गए। इसका मतलब ये क्लियर है कि मदाबी का टाइम पीरियड जो है वो आज से स्टार्ट होगा। 1 मार्च 2022 से वो अपना चार्ज जो है वो संभाल लेंगी। और इनको कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। और सेबी आपको पता है कि 1988 में स्थापित किया गया था, और इसका एक्ट जो है मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो 1992 में बनाई गई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। तो ये सारी चीजें आपने याद रखना है, खास करके याद रखना एक तो नाम पुराने कौन थे, और ये 10th चेयरमैन है किसकी, सेबी की। और इसमें जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अलका उपाध्याय का आप नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली अपॉइंट की गई है चेयरपर्सन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई की। नेक्स्ट शांति श्री दुलीपुड़ी पंडित, ये रिसेंटली फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अलका मित्तल, ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनाई गई है एक बहुत ही फेमस ऑयल कंपनी जिसका नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who will be conferred with the prestigious बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022। बोल्ट्जमैन मेडल 2022 जो है वो किसको दिया गया है, ये दो बंदों को मिला है दोस्तों। इसमें एक जो है वो इंडियन है और एक हमारे पास कौन है, अमेरिकन है। लेकिन हम तो बात करेंगे इंडियन की, क्योंकि वो पहले ऐसे इंडियन हैं जिनको ये बोल्ट्जमैन मेडल जो है वो दिया गया है। और आंसर इसका क्या है, प्रोफेसर दीपक दर। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत ही जाने माने फिजिसिस्ट, बहुत ही जाने माने फिजिसिस्ट और प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर। मतलब मैं बात कर रहा हूं आईसर, जिसका जो आप कह सकते हो जो ऑफिस है वो पूना के अंदर है। तो वहां पे ये एक तरह के प्रोफेसर हैं इस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर। प्रोफेसर दीपक दर, इनको दिया गया है ये प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल 2022 इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, ताकि फिजिक्स के लिए जो इन्होंने डाटा इकट्ठा किया है अलग अलग तरह से, उसके लिए अवार्ड दिया गया। तो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के लिए ये अवार्ड जो है उनको दिया गया है। तो फर्स्ट इंडियन जिनको बोल्ट्जमैन मेडल जो है वो दिया गया है वो है दीपक दर। तो आप देख सकते हो ये अपना मेडल जो है वो जॉन जे हॉपफील्ड के साथ शेयर करेंगे, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अलग अलग तरह की जो है वो इन्वेंशंस की हैं, खास करके फिजिक्स के अंदर। और इन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क जो है वो बनाया था 1982 में, उसके ऊपर इन्होंने खोज की थी। और जो हमारे पास दीपक दर हैं ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए जाने जाते हैं, उनकी रिसर्च के लिए। और ये बोल्ट्जमैन मेडल जो है वो एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं लुडविग बोल्ट्जमैन, उनके नाम से रखा गया। और ये उन फिजिसिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे जो है वो फिजिक्स के ऊपर रिसर्च की हो, या उनके जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर रिसर्च की हो। और सबसे पहली बार ये 1975 में दिया गया था, और पहले पर्सन थे केनेथ जी विल्सन। केनेथ जी विल्सन जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, उनको ये अवार्ड 1975 में दिया गया था। और बोल्ट्जमैन मेडल जो है वो 3 साल में एक बार दिया जाता है, ये याद रखना, 3 साल में एक बार दिया जाता है। एक कमीशन है जिसका नाम है C3 कमीशन। C3 कमीशन
जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, तो वो इसको सम्मानित करती है। तो आपने इसमें याद क्या रखना है, टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं कि फर्स्ट इंडियन जिनको बोल्ट्जमैन मेडल मिला है 2022 में वो है प्रोफेसर दीपक दर। कहां से बिलोंग करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में है क्योंकि बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं। और ये आइसर या आप कह सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पुणे में स्थित है, वहां पे ये प्रोफेसर हैं। ये दो तीन चीजें आपने खासतौर से याद रखनी है, लेकिन साथ ही साथ आप इसमें जो बाकी जो अवार्डीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नाम जरूर याद रखें। इसमें पहला है रोहित कुमार का, जो कि एक मीडिया ट्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर हैं और इनको मिला है बिहार विभूति सम्मान, बिहार विभूति सम्मान, और ये दिया गया है बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव के अंदर। नेक्स्ट बालाकृष्ण दोषी, ये बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं, इनको एक अवार्ड मिला रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल 2022, और ये अवार्ड दिया गया है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट मतलब रीबा की तरफ से ये दिया गया है। नेक्स्ट है विरल सुधीर भाई देसाई, बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको मिला है ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021, दोबारा से बोल रहा हूं, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। तो सारे के सारे अवार्डी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन वो आपको मिलेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से पहले। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे पहले यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक एक्सरसाइज की है, धर्मा गार्डियन 2022। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई है, और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है कि ये कहां पे हुई है। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज जापान के साथ है तो आंसर होगा ए, क्योंकि और कहीं भी किसी ऑप्शन में जापान नहीं है। और ये कहां पे हुई है, कर्नाटक में। एग्जैक्ट स्थान आपको पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप बेलागावी भी कह सकते हैं या आप जो है वो बेलगांव भी कह सकते हैं। बेलगांव जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं पूरी लाइफ टाइम में, वो भी कहां पे बने थे, बेलगांव के अंदर, तो वहां से भी याद रख सकते हैं। तो जापान के साथ ये एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ये 27 फरवरी को दोस्तों स्टार्ट हुई है और ये 10 मार्च को खत्म होगी, मतलब 12 दिन की ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 12 दिन की एक्सरसाइज, जिसमें जो प्लेटून्स हैं वो मतलब जो कमांडर्स हैं वो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स करेंगे, जंगल में ऑपरेशन करेंगे, अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में जो है वो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पे ये अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको शेयर करेंगे, वहां पे ट्रेनिंग करेंगे। तो मेन एम्फेसाइज या मेन जो जोर है वो इसी चीज के ऊपर है कि दोनों जो सेनाएं हैं वो आपस में जो टेररिज्म है, ग्लोबल टेररिज्म, उसको खत्म करने के लिए एक अच्छी स्किल्स जो है वो इंप्रूव कर सकें या अच्छी स्किल्स जो है वो ग्रैस्प कर सकें। इससे दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन तो इंप्रूव होगा ही होगा, लेकिन साथ में आर्मी टू आर्मी रिलेशन भी जो है वो साथ में क्या होगा, प्रमोट होगा। और पहली बार ये एक्सरसाइज इंडिया की तरफ से कंडक्ट की गई थी 2018 में, और तब से लेके आज तक जो है वो जापानीज डिफेंस फोर्सेस और इंडियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है, ताकि दोनों कंट्रीज की आर्मी के अंदर जो है वो हम लाइक आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में हम जो रिश्ता है वो मजबूत कर सके, ताकि किसी भी आपदा को समझने में या किसी भी आपदा को खत्म करने के लिए सहयोग मिल सके। तो ये एक्सरसाइज का नाम धर्मा गार्डियन 2022 जापान के साथ, और ये कहां पे हुई है, कर्नाटक में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस को जो है वो होस्ट किया है, और कौन सी जगह पे होस्ट किया है इसको। देखो फिर से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहां पे है, चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु में है, एक तो ये याद रखना है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अगर चेन्नई में है तो ये आईआईटी मद्रास के साथ हो सकता है, और आईआईटी मद्रास भी चेन्नई में है, तो इसका मतलब ये जगह भी कौन सी होगी, चेन्नई होगी, तो डी आंसर होगा। तो तीन चीजें इस क्वेश्चन में याद रखनी है, देखो तीनों बता देता हूं कि किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, आईआईटी मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, और ये सबमिट कहां पे हुई है, चेन्नई के अंदर हुई है। ये आईआईटी मद्रास का ही जो रिसर्च पार्क है वहां पे की गई, और इसमें एक खास बात है कि पहली बार फर्स्ट टाइम जो है वो इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। ये आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, और इसका नाम है ओशंस 2022। नाम से पता लग रहा है कि ओशंस को बचाने के लिए ये जो समिट जो है वो की जा रही है। और इसका थीम क्या है, इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन, ये इसका थीम है। तो याद रखना है मेन थीम जो है इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। तो ये मेरीन रिसर्चर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है, बाई एनुअल इवेंट है, मतलब 2 साल में एक बार जो है वो ये किया जाता है। और साथ ही साथ आपने इसमें एक बार याद रखना है कि जितने भी मैरीटाइम प्रोफेशनल्स हैं,
टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस तरह की ओशन 2022 समिट के थ्रू ये जान सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स है ओशंस, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन याद रखना बाई एनुअल इवेंट है, बाई ईनियल नहीं है, मतलब 2 साल में एक बार नहीं होता। बाई ईनियल होता तो हम कह देते कि 2 साल में एक बार होता है, बाई एनुअल है मतलब 2 साल में एक, मतलब 1 साल में 2 बार जो है वो हो रहा है। इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कॉन्फ्रेंस में स्पेशली ये हाईलाइट किया गया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है और किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ओशंस के ऊपर होने के लिए रोक रहा है। तो सिंपल चीज आप याद रखेंगे कि ओशंस को किस तरह से बचा के रखना है क्लाइमेट चेंज से, उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है। तो साल में 2 बार जो है वो ये इवेंट किया जाता है और इस साल का पहला ये हो चुका है आईआईटी मद्रास चेन्नई के अंदर, और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन। उस मिशन का नाम बताना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि इंडियन सिटीजन्स को वापस लेके आ सके, कहां से, यूक्रेन से। क्योंकि आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, तो अभी थमने का नाम नहीं ले रही, और हमारे बहुत से इंडियन सिटीजन्स वहां पे हैं, खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स वहां पे हैं, तो उनको हमने वापस लेके आना है। तो इसके लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। तो आंसर याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो टोटल ये माना जा रहा है कि 15,000 के आसपास इंडियंस जो हैं वो वहां पे हैं जिनको हमने यहाँ पे लेके आना है। तो 15 से 20,000 तक इंडियंस जो है वहां पे हैं, तो उसको हमने इंडिया में लेके आना है। तो ये किसकी मदद से लेके आएंगे, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जनेवा, तो उनकी मदद से हम जो है वो इंडियन सिटीजन्स को बॉर्डर पे लेके आ रहे हैं यूक्रेन की, जो साथ की कंट्रीज हैं लाइक रोमेनिया है, उनकी हेल्प से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वहां से उड़ान जो है वो भरते हैं और इंडिया में ले आते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत ही खास है क्योंकि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो बंद है, तो वहां पे एयरपोर्ट बंद है, जिसके कारण जो है वहां से हम फ्लाइट्स जो है वो नहीं ले सकते, तो इसलिए साथ वाली बॉर्डर कंट्री से हम उनका सहयोग ले रहे हैं। तो यूक्रेनियन एयर स्पेस तो बंद है, तो इंडियन इवैक्यूएशन फ्लाइट्स जो है वो रोमेनियन कैपिटल बुकारेस्ट या हंगेरियन कैपिटल बुडापेस्ट से जो है वो अपनी उड़ान जो है वो भर रही हैं। तो नियरली 20,000 इंडियंस हैं, जिसमें से 5,000 ऑलरेडी हम इवैक्यूएट कर चुके हैं, लेकिन वो तो वॉर स्टार्ट होने से पहले ही हम कर चुके थे। और अब जो है वो और भी इंडियंस जो है वो आ रहे हैं, करीब करीब 3,000 जो है वो हम वॉर के बाद भी ले आए हैं, तो हम धीरे धीरे करके सबको ले आएंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 4 यूनियन मिनिस्टर यार वहां पे जाएं, पोलैंड जाएं, रोमेनिया जाएं, और वहां पे देखें कि किस तरह का इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और ये 4 अगर आप यूनियन मिनिस्टर्स के नाम याद रखना चाहते हो रख सकते हो। हरदीप सिंह पुरी जी हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, और साथ में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। और मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं किरेन रिजिजू जी, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और साथ में जनरल वीके सिंह भी हैं, क्योंकि आर्मी का भी यार कोई ना कोई बंदा होना चाहिए, तो जनरल वीके सिंह है जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सिविल एविएशन, तो उनको आर्मी का एक्सपीरियंस है, तो वो भी वहां पे जाएंगे। तो ये 4 यूनियन मिनिस्टर जाएंगे, और पूरी की पूरी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी फ्लाइट्स की वो इंडियन सिटीजन की नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बियर करेगा उसको। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपने याद रखना है। और उस ऑपरेशन का नाम क्या, ऑपरेशन गंगा। मेरे ख्याल से न्यूज चैनल पे आप सुन भी रहे होंगे इसकी। और यूक्रेन के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सारे बच्चों को पता होगा कि कैपिटल तो कीव है, जिसके ऊपर अगर रशिया ने कब्जा कर लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो अब रशिया के हिसाब से चलेगा। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो उनके वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिनकी पूरे वर्ल्ड में तारीफ हो रही है, कितना छोटा कंट्री इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद भी है रशिया के सामने टिका हुआ है। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु वन मैक्सिकन ओपन फरवरी 2022। मैक्सिकन ओपन 2022 का जो टूर्नामेंट है वो किसने जीत लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख सकते हो। आंसर क्या होगा इसका, राफेल नडाल, तो डी इसका आंसर है। और बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से, और ये 4थी बार उन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है, जिसका नाम है मैक्सिकन ओपन। इसको एटीपी 500 एक टूर्नामेंट से भी जाना जाता है, क्योंकि एटीपी 500 के अंदर बहुत से टूर्नामेंट होते हैं, तो ये है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल 500। तो नडाल जो है वो यंगेस्ट और ओल्डेस्ट चैंपियन बन चुके हैं जिन्होंने मैक्सिकन ओपन जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर्नामेंट जो है वो जीता है। और इससे पहले ये 2005 में, 2013 में, 2020 में ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अब 2022 में भी इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया है कैमरून नॉरिस को, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम से। और राफेल नडाल की शुरुआत इस साल की बहुत ही अच्छी रही है, क्योंकि अभी 2 ही महीने हुए हैं और 3 टूर्नामेंट ये 2022 में जीत चुके हैं। एक तो मेलबोर्न समरसेट जीत चुके हैं पहला, और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खिताब है, और एक मैक्सिकन ओपन जो है वो जीत चुके हैं। तो 2 महीनों के अंदर 3 खिताब जो है वो जीत चुके हैं। तो याद रखना है, मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल, बहुत ही फेमस आंसर आपके पास है, और यहां से आपने क्वेश्चन को भी याद रखना है। और मेंस डबल फ्लेंसियानो लोपेज और स्टेफनोस सिसिपास, मेरे ख्याल से
इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि डबल्स का जो पूछने जाने वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो आपको पूछ ले, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ जरूर लें ताकि आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाए ऑप्शंस को। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है किसने गोल्ड मेडल जीता है मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 का। लेकिन सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि वुशु स्टार चैंपियनशिप जो है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, तो मॉस्को याद रख सकते हो और रशिया से बाय डिफॉल्ट इसको याद रखना इजी रहेगा। और गोल्ड मेडल जीता है वुशु चैंपियनशिप के अंदर सादिया तारीक ने, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। 15 साल की है केवल, जूनियर कप जो है वो उन्होंने जीता है, मतलब जूनियर मॉस्को स्टार चैंपियनशिप जो है वो उन्होंने जीती है, जूनियर टूर्नामेंट जीता है। और साथ ही साथ ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सादिया तारीक, और ये मॉस्को में हुई है 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में। 15 साल की हैं केवल, श्रीनगर से बिलोंग करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। और इस साल हमने टोटल 38 प्लेयर्स को भेजा था, जिसमें से 23 तो जूनियर प्लेयर थे, 15 जो है वो सीनियर प्लेयर थे। और ये बहुत ही फेमस प्लेयर हैं सादिया तारीक, शायद आप बहुत से बच्चे पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन 2021 में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए थे। एक इन्होंने जीता था 20th जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के अंदर, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में हुई थी पंजाब के अंदर। एक इन्होंने 19th जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप भी जीत ली थी, जो कि हरियाणा में हुई थी। तो ये भी मतलब बहुत फेमस प्लेयर हैं, तो इसलिए नाम जो है वो जरूर याद रखेंगे। और इस वुशु स्टार चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, जिसका है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के अंदर। बीजिंग कहाँ पे है दोस्तों, चाइना में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एलआईसी के अंदर कितनी होगी, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है वो आप एफडीआई लेके आ सकते हो एलआईसी के अंदर। तो ये अप टू 20% है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो याद रखना है क्योंकि जो एलआईसी है उसका मेगा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो मिड मार्च में जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो बहुत बड़ा जो है वो आईपीओ है, पूरे वर्ल्ड की निगाह जो है वो एलआईसी के ऊपर है, एलआईसी के इस आईपीओ के ऊपर है। वो माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो एलआईसी करने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आप कह सकते हो एफडी ऑलरेडी है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अंडर ऑटोमेटिक रूट इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 74% है। लेकिन आप सोचोगे फिर एलआईसी के अंदर ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि एलआईसी जो है वो एग्जैक्टली इंश्योरेंस एक्ट के अंदर नहीं आता, उसका अलग से एक एक्ट है एलआईसी 1956, जिसके अंदर ये लिखा नहीं हुआ एफडीआई के बारे में, जिसके कारण जो है वो एलआईसी के लिए अलग से आपको जो है वो ये करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो एलआईसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए एलआईसी के अंदर अमेंडमेंट की गई ताकि एफडी पॉलिसी जो है वो एलआईसी के अंदर 20% तक दी जा सके ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, जो कि 20% ऑलरेडी एफडी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू, लेकिन ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू। और एलआईसी इस साल बिगेस्ट आईपीओ जो है वो रिलीज करने वाला है, क्योंकि अभी तक के बिगेस्ट आईपीओ जो रहे हैं वो पेटीएम का रहा है 2021 का आईपीओ, जिसमें 18,300 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने रेस किए। और फिर एक कोल इंडिया का भी रहा है 2010 का, इन्होंने उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि 15,000 के आसपास जो है वो इतने पैसे जो है वो रेस किए। और एक रिलायंस पावर का भी रहा है, और जो कि आजकल बहुत ही डाउन है, 2008 में इन्होंने आईपीओ रिलीज किया था और 11,700 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने क्राउड फंडिंग के थ्रू रेस किया था। तो आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ ये रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि एलआईसी का क्या सिनेरियो रहेगा, मिड मार्च में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि अप टू 20% एफडीए जो है एलआईसी के अंदर अलाउ कर दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल एज द मिलेनियल योगी। लेकिन आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ये योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नहीं है। ये मिलेनियल योगी एक हाइपोथेटिकल या एक प्रोटोटाइप बुक है, मतलब आप कह सकते हो एक फिक्शनल बुक है। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं दीपम चटर्जी। दीपम चटर्जी, आंसर क्या होगा, डी होगा। आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं, तो इंडियन आर्मी कैप्टन दीपम चटर्जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मिलेनियल योगी। बहुत ही सुंदर सा कवर पेज आप देख रहे हो, और यहाँ पे इसकी कैप्शन देख रहे हो, द मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। और ये दो लोगों की स्टोरी है, जिसका एक का नाम है जयशंकर प्रसाद, जो कि एक बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, और एक औरत है इसमें विनी, जो कि एक मॉन्क है। तो दोनों की स्टोरी जो है वो इसमें खास तौर से बताई हुई है, किस तरह से म्यूजिक जो है वो आपको अंदर से जगा सकता है, किस तरह से वो आपको आगे बढ़ाता है, उसके बारे में ये बताया हुआ है। और ये बुक जो है वो पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से पब्लिश की गई है, यहाँ पे आप लोगों जो है वो देख सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन, चाहे स्लाइड से याद रख लें, ऑथर आपको पता होना चाहिए, लेकिन बाकी जो ऑथर देख रहे हो ये बहुत फेमस है। सुभाष चंद्र गर्ग आप देख रहे हो, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बुक लिखी कि किस तरह से हम $10 ट्रिलियन का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो बुक का नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने बुक लिखी है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, और नाम है बुक का बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट।
द थॉमस मैथ्यू, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने बुक लिखी है रतन टाटा के ऊपर, ये एक तरह की बायोग्राफी और नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। थीम क्या है नेशनल प्रोटीन डे का 2022 का, जो हमने अभी सेलिब्रेट किया है? तो नेशनल प्रोटीन डे जो है हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके या लोगों को एजुकेट किया जा सके कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं प्रोटीन के। और इसलिए थीम क्या है? फूड फ्यूचरिज्म। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और इस बार हम तीसरा नेशनल प्रोटीन डे मना रहे हैं क्योंकि पहली बार 2020 में मनाया, दूसरी बार 2021 में, अब 2022 में इसको तीसरे नंबर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 27 फरवरी थीम क्या है? फूड फ्यूचरिज्म। स्पेशली ये थीम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि बेसिक फूड साइंस के लोगों को समझाए जा सकें, जो मिथ्स हैं लोगों के फूड को लेके वो खत्म किए जा सकें, और किस तरह से प्रोटीन सफिशिएंट फ्यूचर जो है वो हम बना सकते हैं, उसके ऊपर ये थीम जो है वो निर्धारित है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चाइना का लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए हैं। ये चाइना का एक डोमेस्टिक रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले वो लॉन्ग मार्च 7 जो है वो यूज करते थे रॉकेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। अब लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट जो है वो यूज किया गया और 22 सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर जो है वो छोड़ा गया है। और ये 22 जो सैटेलाइट है वो काम क्या करेंगे? ये एक तरह के रिमोट सेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मेरीन इन्वायरमेंट के ऊपर निगाह रखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, फॉरेस्ट फायर को रोकने का काम करेंगे, जो जंगलों में आग लगती है, क्योंकि ऊपर से वो सैटेलाइट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, और डिजास्टर अगर होने वाला है तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो इन सैटेलाइट का चाइना इस तरह से यूज करेगा। एक तरह का उनका ये नेशनल रिकॉर्ड है कि 22 सैटेलाइट जो है वो मार्च 8 रॉकेट से जो उन्होंने लॉन्च किए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से ही इसको देख लें। नेक्स्ट आते एक बुक लिखी गई उड़ान एक मजदूर बच्चे की बाय कैप्टन एडी मानिक। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये बुक क्या कैप्टन एडी मानिक ने लिखी है? नहीं, ये बुक जो है वो कैप्टन एडी मानिक के ऊपर है, ना कि उन्होंने लिखी है। और ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है मिथिलेश तिवारी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बुक जो है वो मिथिलेश तिवारी ने लिखी है, ना कि एडी मानिक ने। ये कंफ्यूजन हो सकती है। और ये बुक को लॉन्च किया है बहुत ही फेमस भजन सम्राट, शायद आपने नाम सुना होगा, अनूप जलोटा जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। ये पूरी की पूरी बुक जो है वो एक लाइफ जर्नी है, स्ट्रगल है, सक्सेस स्टोरी है कैप्टन एडी मानिक की, जो कि एक फाउंडर है द स्काईलाइन एविएशन क्लब, जिसमें उड़ानों या आप कह सकते हो पायलट का कोर्स करवाया जाता है, इसमें सिखाया जाता है। एविएशन क्लब है ये, जो कि 1987 में स्थापित किया गया था। ये करंटली इसके मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं और चीफ एडवाइजर भी हैं स्काईलाइन एविएशन क्लब के, जो कि मुंबई में स्थित है। और बहुत ही फेमस ट्रेंड स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे अरुणा दुखांदे का नाम आपने सुना होगा। अरुणा दुखांदे जी जो हैं ये पहली इंडियन महिला हैं जो हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी, हेलीकॉप्टर पायलट। मैत्री पटेल जो वो इंडिया की यंगेस्ट कमर्शियल पायलट बनी थी। और रीचा वाइकर जो वो इंडिया की यंगेस्ट ग्लाइडर पायलट बनी थी। तो अब देख सकते हो इतने स्टूडेंट्स को इन्होंने अपने इस एविएशन क्लब के अंदर जो है वो ट्रेन किया है। तो इसलिए इनकी जर्नी के बारे में इसमें बताया हुआ है। लेकिन फिर से बाकी ऑथर जो आप देख रहे हो अगेन इंपॉर्टेंट है। विजय गोखले जी का नाम देख रहे हो, इन्होंने बुक लिखी है द लॉन्ग गेम, कि किस तरह से चाइना ने इंडिया के साथ बातचीत की, किस तरह से वो आगे बढ़े। मनन भट्ट, इन्होंने बुक लिखी है बालाकोट एयर स्ट्राइक, किस तरह से इंडिया ने पुलवामा अटैक का बदला लिया। केजे अल्फोंस, इन्होंने मोदी जी के जो 7 साल हैं 2014 से लेकर 2020 तक के, या आप कह सकते हो 2021 तक के, इन्होंने वो 107 साल जो हैं वो बुक के अंदर लिखे हैं। और नाम है बुक का एक्सेलरेटिंग इंडिया द 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं एक बहुत ही फेमस दिन, नेशनल साइंस डे। कब मनाया गया? 28 फरवरी 2022 को मनाया गया। और क्यों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है? क्योंकि सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जिनको हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं, उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स के अंदर। और वो क्यों मिला है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट, जिसको नाम दिया रमन इफेक्ट, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और इसी के साथ नेशनल साइंस वीक जो है वो 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मनाया गया, ये भी आपने याद रखना है। और थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है रिसेंटली, बहुत से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हुए लास्ट वीक, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। स्पेशली मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो उन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें कथन जो है वो सत्य है, तो उसमें ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो याद रखना है, ये थीम एम करता है खास करके कि साइंटिफिक इश्यूज के
को लेके लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, लोग भी जो है वो साइंस के बारे में बेसिक आइडियाज जो है वो समझ सके। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1987 में। ये जरूर याद रखना है कि पहली बार इस दिन को 1987 में मनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉयड विद 3 मून्स, 3 चंद्रमा उसके हो गए हैं, तो अब वो क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम बन चुका है। और ये बहुत ही रेयर थिंग है कि क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम आपको सोलर सिस्टम में मिलेगा। और ये पहला ऐसा नॉन क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम है, क्योंकि जो हमें पता है वो सिर्फ एक बूंद है। ये याद रखना आपने, जो हमें पता है आज तक जितनी भी चीजें हमें पता है वो एक बूंद है, जो हमें नहीं पता वो पूरा समुंदर है जो हमें नहीं पता। तो जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उसमें सिर्फ ये एक ऐसा क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम है जिसके 3 मून है और एक वो खुद हो गया, इसलिए इसको नाम दिया गया क्वाड्रपल। और इस एस्ट्रॉयड का नाम है इलेक्ट्रा। याद रखना है क्या नाम है, इलेक्ट्रा। तो आप देख सकते हो इसके 3 मून कौन कौन से हैं। एक तो आप ये देख सकते हो, एक आप ये देख सकते हो, ये ढूंढा है दोस्तों अभी हमने, ये तीसरा चंद्रमा या तीसरा मून जो है वो इसका ढूंढ लिया है। और ये प्रीवियसली डिस्कवर हो चुका है कि इलेक्ट्रा नाम का एक एस्ट्रॉयड जिसके 2 मून्स हैं और वो ट्रिपल एस्ट्रॉयड सिस्टम के अंदर आता था, लेकिन अभी तीसरा उसका मून या सैटेलाइट ढूंढा है हमने जो कि मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर आपको मिलेगा, और 2 मून्स उसके पहले थे। इसका मतलब ये क्वाड्रपल एस्ट्रॉयड सिस्टम जो है वो बन चुका है। तो बहुत ही स्पेशल चीज जो है वो आपके सामने है एक। और ये डिस्कवरी जो है वो थाईलैंड और फ्रांस के रिसर्चर्स के द्वारा जो है वो की गई है और एक बहुत ही लार्ज टेलीस्कोप से इसको ढूंढा गया है। और इलेक्ट्रा जिसका इफेक्टिव डायमीटर जो है वो 199 किलोमीटर है, वो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर स्थित है। और मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको पता है मार्स और जुपिटर के बीच में है, तो वहां पे ये आपको इलेक्ट्रा मिलता है। तो ये नाम जो है वो आपने जरूर याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है 1 लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट है सादिया तारीक ने गोल्ड मेडल जीत लिया मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप के अंदर। ऑलरेडी कर चुके हैं कि 15 साल की हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2 MOU साइन किए ताकि एक तो डंग बेस्ड पावर प्लांट्स जो है वो स्टैब्लिश किया जा सके और फूड इरेडिएशन फैसिलिटी जो है वो स्थापित की जा सके। सिंपल है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना है और रूरल इकोनॉमी को अच्छा करना है। तो इसमें जो काउ डंग होगा या एग्रीकल्चर वेस्ट होगा उससे मशीन्स चलाई जाएंगी, इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो उससे स्टार्ट की जाएगी, लाइटनिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी। मतलब जो भी एनर्जी यहाँ से पैदा होगी उसको एग्रीकल्चर में या रूरल इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, ताकि जो पावर एक्सेस में बच भी जाए वो हम कंपनीज को सेल कर सकें। उससे रूरल जो हमारा लाइवलीहुड है, जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ जाएगा। और ये वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको स्पेशली कहा गया है कि आप जो काउ डंग बेस्ड ये प्लांट्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स हैं, ये आप चलाएं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पहले भी एक गोधन न्याय योजना जो है स्टार्ट की थी, ताकि जो स्टबल बर्निंग है, जो खेतों को जला देते हैं, पराली को जला देते हैं, तो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए उनको कहा गया है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल हैं और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन के अंदर जो है वो अपडेशन की है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ लें एक बार, पूरी न्यूज जो है वो आपको साइट पे मिल जाएगी, इसको एक बार जरूर पढ़ लें। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। और सेक्शन 38 जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसमें कुछ चेंजेस जो है वो इन्होंने किए हैं। वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं सोनी रामादिन, पास्ट अवे। ये वन ऑफ दी ऐसे प्लेयर हैं जिनका ओरिजिन जो है वो इंडिया से आता है। और आप कह सकते हो कि जब पहली बार वेस्ट इंडीज ने एक अपने लैंड के बाहर कोई सीरीज जीती, मतलब वेस्ट इंडीज के बाहर इन्होंने एक सीरीज जीती थी इंग्लैंड के अंदर 1950 में, ये उस टीम के सदस्य रहे हैं। और ये वन ऑफ दी 5 विजडन क्रिकेटर्स हैं जो चुने गए थे 1951 में। मतलब बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं वेस्ट इंडीज के। नाम याद रखना है सोनी रामादिन। वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो 27 फरवरी को मनाया गया, तो नाम से पता लग रहा है ये सेलिब्रेट करता है, डेडिकेट करता है पूरे दिन को, रिकॉग्नाइज करता है उन एनजीओस को या सेलिब्रेट करता है उन एनजीओस को जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे से काम किया है। और इस बार हम 9th एडिशन जो है वो इसका मना रहे हैं। और मेन एनजीओ का जो कंसेप्ट है वो क्या है, सेलिब्रेट, कमेमोरेट एंड कोलैबोरेट। जो एनजीओस हैं पूरे वर्ल्ड में वो इकट्ठी हो जाएं, इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करें और पूरा इकट्ठा होकर जो है वो पूरे वर्ल्ड की सेवा करें। रेयर डिजीज डे जो है वो 28 फरवरी को मनाया गया, लेकिन ये हर साल 28 फरवरी को नहीं मनाया जाता। ये या तो 28 फरवरी को या 29 फरवरी को, मतलब जिस ईयर में लीप ईयर होगा तो बाय डिफॉल्ट वो ईयर में हम 29 फरवरी को मनाएंगे। और एक चीज याद रखनी है, 29 फरवरी रेयर डे है, इसलिए रेयर डिजीज डे के लिए इसको चुना गया है। और थीम क्या है, शेयर योर कलर्स, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि रेयर डिजीजेस को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें रेयर डिजीजेस के लिए अवेलेबल है ना। बच्चों में ये डाउट आएगा कि सर रेयर डिजीज होती क्या है।
रेयर डिजीज का मतलब है जो 2000 के पीछे एक बंदे को ही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेयर डिजीज। और ऐसी 6000 डिजीजेज हैं जिनको रेयर डिजीजेस के तौर पे कैटेगराइज किया गया है। और इस बार हम 15th एडिशन रेयर डिजीजेज डे का मना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या है 27 और 28 फरवरी का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि सी का मतलब क्या है MCLR के अंदर, जो आरबीआई की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ समय पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपने जो है वो जरूर पढ़ना है। MCLR का मतलब सबसे पहले आपको बताना चाहिए, इसका मतलब है मार्जिनल, क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, बेस्ड लैंडिंग रेट। ये मिनिमम लैंडिंग रेट होता है कि जो बैंक्स हैं इससे कम जो है वो किसी को पैसा उधार नहीं दे सकते, कम से कम जो है वो इतना तो रखना ही होगा, इसको हम क्या कहते हैं MCLR। इससे पहले चलता था बेस रेट, जो कि बैंक खुद डिसाइड करते थे। तो बेस रेट में क्या होता था कि बैंक्स जस्टिफाई नहीं करते थे, उधर से आरबीआई रेपो रेट को कम या बढ़ा कर देता, इधर से वो इस रेट के अंदर कोई चेंज ही नहीं करते थे, तो इसलिए इसको अपनाया गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट को। तो बेस रेट को रिमूव करके इसको स्टार्ट किया गया, कौन से ईयर में आरबीआई ने इसको स्टार्ट किया था, 2016 में। और इसका मतलब है, अगर हम बात करें सी का, तो सी का मतलब है कॉस्ट, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। बहुत बार मैं क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूं, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी हुई है वो आराम से आंसर दे सकते हैं। तो ब्रेटन वुड ट्विंस का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रेटन वुड यूएसए के अंदर बनाई गई थी। ट्विंस का मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, तो आंसर बहुत सिंपल है। और वीडियो को लाइक करें, आंसर कमेंट बॉक्स में दें, लेकिन दोस्तों अपने एक दोस्त को यार शेयर जरूर कर दिया करो। और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके, और बेल बटन को प्रेस कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। बट ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें, इस स्माइली की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।